हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बेसिकली उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि स्टूडेंट्स के मन में डाउट है कि यूजीसी नेट आंसर की आने के बाद उनको चैलेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हम कौन से क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये एग्जाम हुआ था 21 जनवरी 2025। सो दिसंबर 2024 साइकिल का ये एग्जाम 21 जनवरी 2025 को हुआ है और सब्जेक्ट है यूजीसी नेट कोड 55 लेबर वेलफेयर एंड एचआरएम एग्जाम। तो हम क्या करने वाले हैं, जो 21 जनवरी 2025 को जो एग्जाम हुआ है उसमें पहले पेपर वन है, पेपर वन के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फिर हम इसी वीडियो में यूजीसी नेट कोड 55 के सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी डिस्कस करने करेंगे कि हमें उनको चैलेंज करना है या नहीं करना। ये क्वेश्चंस हमने कैसे पिक किए हैं, बेसिकली आप ही लोगों ने हमारे को ये क्वेश्चंस भेजे हैं और हमने उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कशन के लिए उठाया है कि ये चैलेंज होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो आप लोगों ने हमसे पूछा है, मेल्स भेजी है, हमारे को व्हाट्सएप मैसेजेस किए हैं जिसके थ्रू आप लोग जानना चाहते हो कि ये क्वेश्चन चैलेंज होने चाहिए या नहीं। तो लेट अस डिस्कस विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। और एक चीज़ और मैं आपको अपडेट करना चाहती हूँ कि ह्यूमन बेटर्स इज गोइंग टू स्टार्ट इट्स ऑनलाइन लाइव क्लासेस from 10th February 2025 for three subjects, that is code 55, code 17 and your code 08। तो लेबर वेलफेयर, एचआरएम एग्जाम, कॉमर्स एग्जाम और मैनेजमेंट एग्जाम्स के लिए we specialize in these exams. You can get in touch with our team। और चलिए अब शुरू करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस चैलेंज होने चाहिए या क्या स्कोप है आंसर की चैलेंज का। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन करेक्ट रीजनिंग इज अंडरमाइंड बाय द डेलिबरेट मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ द ओपोनेंट्स पोजीशन इज सेड टू बी द फैलेसी ऑफ। सो चार ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर आपने जो हमें भेजा है वो स्ट्रॉमैन भेजा है और हमारे अकॉर्डिंग भी इसका आंसर स्ट्रॉमैन ही बनता है, बट दिस आंसर इज नॉट मेंशन्ड इन दी ऑप्शंस। ठीक है, और यूजीसी नेट ने इसका आंसर की दिया है रेड हियरिंग। तो बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, नेक्स्ट क्लोजिंग आंसर देखें तो रेड हियरिंग ले सकते हैं, ऑल्दो इसका करेक्ट आंसर स्ट्रॉमैन ही है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि इसको चैलेंज करना है या नहीं करना, बिकॉज कई बार ऐसा होता है, मैनी टाइम्स हमने देखा है, हम लोग काफ़ी टाइम से इस एग्ज़ाम को कर रहे हैं और आंसर की चैलेंजेस वाले क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं। तो वी हैव सीन दैट एनटीए इतनी आसानी से अपनी गलती नहीं मानता और आंसर की रिवाइज नहीं करता है। ठीक है, तो इसका आंसर वैसे स्ट्रॉमैन ही है। सो नाउ यू कैन सी कि आपको इसको चैलेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, now next is on the Venn diagram. What is the correct in the context of Venn diagram representation of the following? All great scientists are college graduates. Some professional athletes are college graduates. Therefore, some professional athletes are great scientists. Four options given है। आपके सामने Venn diagram भी present कर दिया गया है, मैंने आपको बना के यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली आंसर ऑप्शन 4 ही बनता है और यूजीसी नेट ने भी यही आंसर की दी है, तो इसको चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेट न्यूट्रलिटी इज द प्रिंसिपल दैट ऑल इंटरनेट डैश बी ट्रीटेड इक्वली। तो इसका आंसर की है डेटा एज पर यूजीसी नेट और ये आंसर सही है, इसको भी चैलेंज करने की नीड नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रवि ड्रॉज अ पिक्चर ऑन अ पीस ऑफ पेपर ऑफ 5 इंच एंड 4 इंचेस इन साइज। तो इस क्वेश्चन में भी जो आंसर निकल के आता है वो 9.54 ही है और आंसर की भी बिल्कुल सही है। सो देयर इज नो नीड टू चैलेंज दिस। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम पेपर 2 कोड 55 लेबर वेलफेयर और एचआरएम एग्जाम के जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। पेपर 1 के हो गए, ठीक है, जो कि 21 जनवरी 2025 को पेपर 1 हुआ था। अब इसी के साथ जो पेपर 2 आया था एचआरएम का, उसके क्वेश्चंस को वन बाय वन देख लेते हैं जो आप लोगों ने हमें भेजे हैं। प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये तो बहुत लोगों ने हमें भेजा है। इज कंटेन्ड इन विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर इसका आर्टिकल 39D ही है। ठीक है, और ऑप्शन अगर आप देखोगे तो उसमें ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो
इसमें इन्होंने आंसर की दी हुई है आर्टिकल 39 ई। तो अब आप देख सकते हो कि इसको चैलेंज करना है या नहीं करना। तो आर्टिकल 39 डी है, चैलेंज किया जा सकता है ये, ठीक है। एज प्रपोज बाय एल्बर्ट बंडूरा, सेल्फ एफिशिएंसी कैन बी इंक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज। तो अगर सेल्फ एफिशिएंसी एल्बर्ट बंडूरा के अकॉर्डिंग देखी जाए तो इनका आंसर इन्होंने दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4, A B C and E। A B C and E, और ये सही आंसर है, इसको चैलेंज करने की नीड नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर ले ऑफ। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में इफ यू लुक एट द डेफिनेशन ऑफ ले ऑफ, स्पेसिफिकली जो 4 रीजन वहां पर मेंशन्ड है, शॉर्टेज ऑफ कोल पावर एंड रॉ मटेरियल मेंशन्ड है, ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी मेंशन्ड है, नेचुरल कैलेमिटीज ऑल्सो देयर, एंड एक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक, ये सब मेंशन्ड है। तो अकॉर्डिंगली आंसर क्या बनता है, A C D and E। तो जो कि अगर आप ऑप्शंस में देखोगे ये तो मेंशन्ड ही नहीं है, तो ये भी चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है। इन्होंने आंसर 3 दिया हुआ है, तो A B D E की जगह CE होना चाहिए, ये होना चाहिए था, ACDE होना चाहिए था, ठीक है। बी की जगह सी होना चाहिए था, तो दैट वुड बी अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप देख सकते हो, नाउ अकॉर्डिंगली यू कैन टेक द डिसीजन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को ये क्वेश्चन भी बहुत स्टूडेंट्स ने भेजा है, बट माय डियर फ्रेंड्स, रेनेसिस लिकर्ट की जो थ्योरी है इसमें 4 सिस्टम उन्होंने बताए हैं, और उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन भी बिल्कुल सही है और आंसर की भी परफेक्टली करेक्ट है। तो एक्सप्लॉयटेटिव ऑटोक्रेटिक, बेनेवोलेंट ऑटोक्रेटिक आप दे सकते हो, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेटिक, ये मैंने टेक्स्ट ही उठा लिया है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग आंसर 3 बनती है, और आंसर की बिल्कुल सही है, कोई चैलेंज करने की नीड नहीं है, ठीक है। Appropriate government with effect from 1987 notified that every employer of establishment other than employer or establishment belonging to central government or state government shall obtain which of the following for his liability to pay gratuity। तो ग्रेचुटी एक्ट उठा के देखेंगे तो 1987 में सेक्शन 4A इंसर्ट किया गया था, और उसमें बोला गया था कि कंपल्सरी इंश्योरेंस लेनी है फ्रॉम द LIC। तो ये भी आंसर बिल्कुल सही है, इसको चैलेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। Okay, some of the students have sent me this question, deductions for recovery of loans। तो payment of wages के various sections हैं, absolutely correct है, no need to challenge this, बिल्कुल सही है, ठीक है। Who is to be consulted if any inflammable material such as petroleum products are to be stored or handled in the premises of the factory। तो इसका आंसर उन्होंने दिया हुआ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सप्लोजिव्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव्स। जबकि आप लोगों का डाउट में आ रहा है कि ये चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज होना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे सेक्शन 37 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट जो इन्फ्लेमेबल प्रोडक्ट्स के बारे में बात करता है, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट को ऑथराइज किया हुआ है रूल्स बनाने के लिए। तो अपार्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज एक्ट, एक तो पहली बार यहाँ पे लिखा नहीं हुआ एज पर फैक्ट्रीज एक्ट, तो डोंट गेट कंफ्यूज। और भी तो और एक्ट एप्लीकेबल हो सकते हैं ना, अदर देन फैक्ट्रीज एक्ट, जो एक्सप्लोजिव्स हैं उसके लिए और भी तो एक्ट एप्लीकेबल हो सकते हैं, ठीक है। तो वेरियस वेरियस एक्ट्स में और अथॉरिटीज होती हैं जिनको कंसल्ट करना पड़ेगा, जिनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सप्लोजिव्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव्स, ये ठीक है, इसको भी चैलेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। So with this, we are done with the answer key challenge questions. Thank you so much.